ओके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बेसिकली यूज होते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, कुछ होते हैं सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होते हैं, कुछ होते हैं नॉन प्रॉफिट, यानी वो फ्रीली सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं, जिनको उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट, यानी उससे वो कमाई नहीं लेता, वो जस्ट एक अपना जो इंटरनेट जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते रहता है। और अदरवाइज प्राइवेटली ओन्ड यानी जो ऑर्गेनाइजेशन अपना ही एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, जो तो वो क्या करता है, अपना ही एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटली ओन्ड। तो इंटरनेट सर्विसेज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय ISP इंक्लूड इंटरनेट एक्सेस, internet transit, domain name registration, web hosting, Usenet service and co-location। यानी क्या है कि इंटरनेट सर्विसेज यानी जो प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस देता है वो तुम्हें इंटरनेट पे एक्सेस करने का प्रोविजन देता है। उसका उसमें तुम अपना ट्रांजिट का मतलब ये है वर्किंग ऑन इंटरनेट, एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर तुम अपना वेबसाइट अपलोड करना चाहते हो तो उससे एक पर्टिकुलर एक यूनिक नाम देते हो, जिससे कि यूजर के कहीं पे भी बैठ के वो वेबसाइट एक्सेस कर पाता है। दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम, यानी जो भी वेबसाइट बनाते हो उसको एक नाम दोगे, दैट इज अ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग का मतलब है कि अपना वेबसाइट होस्ट करना है, इंटरनेट पे अपलोड करना है, एक नया वेबसाइट तुम अपलोड करना चाहते हो। एंड को-लोकेशन, को-लोकेशन का मतलब है लोकेशन सर्विसेज जो हम लेते हैं, जैसे कि हम अपना मैप देखना चाहते हैं, हम अपना लोकेशन देखना चाहते हैं, तो वो सारे सर्विसेज जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय एन ISP। तो इनिशियली जो इंटरनेट था इट वाज कॉल्ड ARPANET। ARPANET के नाम से था ये इंटरनेट। ये ARPANET जो बेसिकली जो बनाया गया था वो था between the network, it was developed as a network between government research laboratories and participating department of university। यानी क्या है, जब इंटरनेट में ARPANET बनाया गया था वो सिर्फ एक कोलैबोरेशन था बिटवीन लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज के बीच में, कि नेटवर्क बनाया गया था बिटवीन द लैब्स एंड द यूनिवर्सिटी, उसके बीच में बनाया गया था एक नेटवर्क, दैट वाज कॉल्ड ARPANET। Other companies and organizations joined by direct connection to the backbone or by arrangement through other connected net companies, sometimes using dial-up tools such as the UUCP। UUCP का मतलब ये है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। यूनिक्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कुछ अपना फाइल कॉपी करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी, यानी यूजिंग द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर कॉपिंग आवर फाइल्स। So by late 1980s a process was set in place towards public commercial use of internet। यानी क्या है, मिस 90 पहले तो था सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज के बीच में, उसके बाद 1980s में हम ये मिस सोचा कि चलो उसको थोड़ा सा कमर्शियलाइज किया जाए, इंटरनेट को पब्लिक किया जाए। तो 1990 के बाद जो रेस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ इंटरनेट जो है सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होता था,
वो अब जो है वो अब पब्लिक हो गया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। Okay, तो 1980s, during the 1980s, online service provider such as CompuServe and America Online began to offer limited capabilities to access the internet, such as email, interchange, but full access to internet was not readily available to the general public। इसका मतलब क्या है कि हम ARPANET जो था यो बेसिकली पहले यूज हुआ था यूएसए में। तो यूएसए में हमने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे उस टाइम वो था कंप्यूसर्व और अमेरिका ऑनलाइन। तो अमेरिका ऑनलाइन और कंप्यूटर सर्व जो प्रोवाइड करते थे, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, वो सिर्फ ईमेल एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता था। पूरा एक्सेस जो था वो अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ जनरल पब्लिक के लिए 1980s में। अब 1989 में क्या हुआ कि जो आईएसपी थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे, they began to offer public direct access to the internet for the monthly fee। यानी पहली बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो पब्लिकली एक्सेस दे दिया था, या पब्लिक को एक्सेस दे दिया था इंटरनेट। और पर उसमें क्या किया, वो कुछ मंथली फी लेते थे। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स में the world became the first commercial USP in the US। Its first customer was served in November 1989। These companies generally offered dial-up connections using the public telephone network to provide last mile connection to that customer। यानी क्या है कि using dial-up, पहले क्या होता था जब भी हम इंटरनेट यूज करते थे तो जो कनेक्शन बनता था वह इट वाज यूजिंग डायल अप कनेक्शंस, यानी डायल करना होता था। पहले टेलीफोन लाइन के थ्रू हम नेटवर्क इंटरनेट पे एक्सेस करते थे। तो उसमें क्या करता था कि हम पहले कॉल करते थे, जैसे हम फोन पे किसी नंबर को कॉल करते हैं वैसे ही इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पहले हम क्या करते थे, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हम कनेक्शन बनाते थे। तो उसके बाद ही हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे। दैट वाज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। हाउएवर, cable telephone companies, television company and telephone carriers already had wired connections to their customer and could offer internet connection at a much higher speed than dial-up using broadband technology such as cable modems and DSL। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कंपनी वालों ने देखा कि हाई स्पीड देने के लिए हम ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे कि केबल मॉडेम्स और डीएसएल। तो उसके वजह से जो है ये जो कंपनीज थे, केबल टेलीफोन कंपनीज, टेलीविजन कंपनीज जो थे वो ज्यादा पॉपुलर हो गए इन प्रोवाइडिंग द इंटरनेट। तो 1995 में एनएसएफ नेट जो था वो बंद हो गया इसी कारण से, क्योंकि उसका बिजनेस चला नहीं। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ आईएसपी। देखो यहाँ पे ये जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है एक्सेस प्रोवाइडर। एक्सेस प्रोवाइडर यानी
इंटरनेट सर्विस जो है, जो इंटरनेट सर्विस देता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रोवाइडर। तो फर्स्ट पॉइंट जो है अगर तुम देखोगे, एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस employing a large range of technologies to connect the users to their network। यानी जो एक्सेस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, तुम्हें एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जिससे तुम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सको। अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैव रेंज्ड फ्रॉम कंप्यूटर मॉडेम्स, पहले कंप्यूटर मॉडेम यूज करते थे फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन लाइंस, टेलीविजन केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ये जो था वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड कम्युनिकेशन था, मीन्स हम वायर्ड यूज करते थे, केबल्स यूज करते थे फॉर कनेक्टिंग आवर डिवाइसेस टू द नेटवर्क। आजकल हम क्या करते हैं, अब आजकल हम वायरलेस एक्सेस लेते हैं। वायरलेस एक्सेस इज अनदर ऑप्शन इंक्लूडिंग सेलुलर एंड सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, मेल बॉक्स प्रोवाइडर। मेल बॉक्स प्रोवाइडर यानी देखो, जैसे हम ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल जो भेजते हैं तो हमारा जो मेल जो है जहां पे स्टोर होगा उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्सेस। तो मेल बॉक्स प्रोवाइडर यानी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ही पार्ट है। मेल बॉक्स प्रोवाइडर जो है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन that provides services for hosting electronic mail domains with access to storage for mailboxes. It provides email server to send, receive, accept, and store email for end users or other organization। यानी क्या है, ये एक सर्वर बनाता है। सर्वर से क्या होगा, जो भी मेल स्टोर कराना हो किसी कस्टमर का तो वहां पे स्टोर होगा। जैसे हम यूज करते हैं जीमेल, याहू मेल। जीमेल याहू मेल वो क्या करता है, एक मेल बॉक्स बनाता है, सर्वर बनाता है जिससे कि तुम्हारा जो मेल है वहां पे स्टोर हो जाए। नेक्स्ट जो है होस्टिंग आईएसपी। होस्टिंग आईएसपी यानी क्या है कि इट प्रोवाइड्स ईमेल, वेब होस्टिंग और ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज। अदर सर्विसेज इंक्लूड वर्चुअल सर्वर, क्लाउड सर्विसेज और फिजिकल सर्वर ऑपरेशन। यानी क्या है, तुम्हारा जो ईमेल है, वेब होस्टिंग यानी अगर तुम कोई वेब बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, उसको नेटवर्क पे लाना, दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। और कोई भी ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, दैट इज होस्टिंग आईएसपी। ट्रांजिट आईएसपी, ट्रांजिट आईएसपी का मतलब ये है कि मेरे पास जब भी मैं इंटरनेट एक्सेस करता हूं तो दो तरह के आईएसपी होते हैं, एक लोकल आईएसपी और ग्लोबल आईएसपी। लोकल आईएसपी में क्या होगा, लोकल आईएसपी जो है, हम जैसे एयरटेल यूज करते हैं, रिलायंस यूज करते हैं, तो वो है लोकल आईएसपी। लोकल आईएसपी कुछ सर्विसेज उनको चाहिए होता है ग्लोबल आईएसपी से, ठीक है। तो वो जो लोकल आईएसपी है वो ग्लोबल आईएसपी को कुछ पैसे देते हैं फॉर मोर सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम सर्विसेज। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब यह है कि कुछ जो सर्विसेज है, एक आईएसपी जो है दूसरे आईएसपी से कुछ सर्विसेज लेता है अपने काम के लिए। जैसे कि जैसे मैंने बताया है, कुछ मेल बॉक्स आईएसपीज होते हैं जो मेल बॉक्स का काम करेगा, मेल बॉक्स प्रोवाइड करेगा। कुछ होते हैं जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सर्विसेज जो है, जो एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से जो सर्विसेज लेते हैं उसको हम बोलते हैं
ट्रांजिट आईएसपी। नेक्स्ट है वर्चुअल आईएसपी। वर्चुअल आईएसपी का मतलब ये है एक वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसमें लिखा है कि वर्चुअल आईएसपी इज एन ऑपरेशन दैट परचेसेस सर्विसेज फ्रॉम अनदर आईएसपी, समटाइम्स कॉल्ड अ होलसेल आईएसपी इन दिस कंटेक्स्ट, which allow the VISP customer to access the internet using services and infrastructure owned and operated by the wholesale ISP. VISP resemble mobile virtual network operator and competitive local exchange carriers for voice communication. यानी क्या है, एक वर्चुअल आईएसपी देता है, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेगा। वर्चुअल नेटवर्क से क्या बनेगा कि वो ही सर्विसेज ले सकता है जैसे एक फिजिकल आईएसपी देता है उसे। फ्री आईएसपीज आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। Many free ISP display advertisement while the user is connected, like commercial television. In a sense, they are selling users attention to the advertiser. यानी जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो देखते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, वो जो है दैट इज फ्री आईएसपी, यानी वो फ्रीली जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं तुम्हें। एडवर्टाइजमेंट जो पॉपअप हो रहे हैं वो फ्रीली अवेलेबल है। वायरलेस आरएसपी, वायरलेस आरएसपी जो है हम जो अब आजकल यूज करते हैं दैट इज फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट थ्रू वायरलेस मीडियम। वायरलेस मीडियम से जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। So a wireless internet service provider is an internet service provider with a network based on wireless networking. Technology may include commonplace Wi-Fi, wireless mesh networking, or equipment designed to operate over 900 Hz. यानी क्या है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो तुम्हें फैसिलिटी देता है टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन द wireless medium is called wireless internet service provider. Next है peering. Peering का मतलब ये है जैसे हम आपस में ब्लूटूथ से जो कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है, जो हम ब्लूटूथ से करते हैं या शेयरिट से करते हैं, जो फ्रीली है, फ्री सर्विसेज है, जिससे हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, 1-to-1 डिवाइस जो कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं हम peering. लास्ट जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन से है? एक्सेस प्रोवाइडर, एक्सेस प्रोवाइडर यानी जो तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जिससे तुम इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रोवाइडर। मेल बॉक्स से यानी मेल बॉक्स प्रोवाइडर का मतलब ये है कि जिसमें मेल स्टोर होगा, कस्टमर्स का जो मेल स्टोर होगा, इट इज अ सर्वर टू स्टोर द मेल इज कॉल्ड मेल बॉक्स प्रोवाइडर। होस्टिंग आईएसपी, होस्टिंग आईएसपी का मतलब यह है कि जिससे तुम अपना जो वेबसाइट जो तुमने बनाया वो नेटवर्क पे डालना, और जिससे कि यूजर्स जो ग्लोबली कोई यूजर तुम्हें वो वेबसाइट खोल के देख सकता है, एक्सेस कर पाएगा। ट्रांजिट आईएसपी का मतलब क्या है? ट्रांजिट आईएसपी का मतलब यह है कि एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से कुछ सर्विसेज लेता है और उसे कुछ फीस देना होता है उस सर्विस लेने के लिए। वर्चुअल आईएसपी यानी वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल आईएसपी यानी वो नेटवर्क दैट इज गिविंग द सर्विसेज ऑफ अ फिजिकल नेटवर्क। फ्री आईएसपी होते हैं दैट आईएसपी दैट गिव्स सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जो पॉपअप होता है जब तुम कोई वेबसाइट खोलते हो। वायरलेस आईएसपी यानी यूजिंग वायरलेस नेटवर्क वी आर गिविंग द सर्विसेज ऑफ अ इंटरनेट। peering यानी 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क, बिटवीन द डिवाइसेस। और ये सारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ आईएसपी। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है जिससे कि तुम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन अगर तुम सर्च करना चाहते हो इंटरनेट पे, तो कैसे सर्च करते हो? तुम खोलते हो गूगल, गूगल पे तुम इंफॉर्मेशन डालते हो जो तुम सर्च करना चाहते हो,
तो गूगल क्या करता है, तुमसे क्वेरी लेगा और अपना जो है, अपना जो डेटाबेस है, अपने जो एक डेटा बनाया होगा उसने, अपना जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑल ओवर वर्ल्ड जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो देखेगा कि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। वो के दूसरे जगह से ले लेके अपने जो इंफॉर्मेशन है वो सर्च करके फिर तुम्हें वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में वो और भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि तुम्हारा जो क्वेरी था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। दैट इज कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब। और ये इंफॉर्मेशन कैसे हम देख सकते हैं, द रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। यूआरएल का काम क्या है, यूआरएल का काम ये है टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी यूजर ने जो क्वेरी दिया है, यूजर ने जो क्वेरी दिया है तो वो क्वेरी ढूंढने के लिए यूज होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet. The resources of www are transferred via the hypertext transfer protocol and may be accessed by users by a software application called a web browser and are published by a software application called a web server. यानी क्या है, जो रिसोर्सेस जो ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी तुम अगर क्वेरी देते हो गूगल पे, तो गूगल जो है अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपने जो डेटाबेस है वहां पे इंफॉर्मेशन ढूंढ के जो ट्रांसफर होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है तो वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करने के बाद क्या करता है, इंफॉर्मेशन आ जाता है उस क्वेरी के बारे में, इंफॉर्मेशन आ जाता है गूगल के पास। अब गूगल जो है वो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन शो होता है, जो पब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड अ वेब सर्वर। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में, और he wrote the first web browser in 1990 while employed at CERN near Geneva, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बैठ के उसने ये वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया था। तो web resources may be of any type of downloaded media, but web pages are hypertext media that have been formatted in hypertext markup language। hypertext markup language से हम क्या करते हैं, हम web pages बनाते हैं। Such formatting allows for embedding hyperlinks that contain URL and permits users to navigate to other web resources. In addition to text, web pages may contain references to images, video, audio, and software components which are displayed in the user web browser as coherent pages of multimedia content। देखो, अगर तुम कोई भी वेब पेज देखोगे तो वेब पेज में क्या डिस्प्ले होता है, बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होता है वेब पेजेस के ऊपर। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, ऑडियो डिस्प्ले होते हैं, वीडियो डिस्प्ले होते हैं, साउंड डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो कुछ रेफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर एक हाइपरलिंक होते हैं कि अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूजर्स क्या करेगा, उस पे क्लिक करने के बाद वो उस पेज में चला जाएगा, लिंक करता है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंसेस टू इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। नेक्स्ट है multiple web resources with common theme, a common domain name, or both make up a website. Websites are stored in a computer data
Websites content can largely provided by publisher or interactively where user contribute content or content depends upon the users or their functions or their actions. Websites may be provided for a myriad of informative entertainment, commercial, governmental और नॉन गवर्नमेंटल रीजंस। यानी क्या है, वेबसाइट्स जो है, वेबसाइट्स बेसिकली होते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं, कमर्शियल के यूज होते हैं, गवर्नमेंटल के लिए यूज होता है या नॉन गवर्नमेंटल के लिए भी यूज होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्सप्लेन अ वर्ल्ड वाइड वेब 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। या ऐसे आ सकता है कि हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। ये था आज का टॉपिक। 2 टॉपिक मैंने कराया, एक तो आईएसपी और दूसरा था वर्ल्ड वाइड वेब। अब तो मैं अनम्यूट करता हूँ, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। एक मिनट। नहीं सर, आ गया सब, मोस्टली समझ आ गया। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ ओके, तो कोई क्वेश्चन है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है आज जो पढ़ाया तुम्हें? नहीं सर। नो नहीं सर। सर। यस सर। या हाँ, कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, अभिलाषा। नो सर। अच्छा, कैसे हो तुम लोग सारे? बढ़िया सर। अभी तक तो ठीक है सर। अच्छा ठीक है, आज के लिए सेशन यही है। थैंक यू सर, ध्यान रखना सर। आप तुम लोग भी ध्यान रखना अपना। यस सर। ओके सर। ओके बाय। बाय सर।